नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कवर करा, फिर हम कैपिटल गेन्स पर आए। कैपिटल गेन्स पर हमने कंप्यूटेशन वगैरह वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक करे। पहले हमने बेस बना लिया, शॉर्ट टर्म कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म कौन सा होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ, ठीक है, जिनको मैं ब्यूटीफुल केसेस के नाम से बोलता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी बोलो। हमने ब्यूटीफुल केस में से एक केस कल कर लिया था, पर कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोला था उसमें मैंने कि आप अपना कैपिटल एसेट अपने स्टॉक इन ट्रेड में डाल रहे हो, ठीक है। तो जिस डेट पर आप डाल रहे हो उस डेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वही एसेट, वही परचेज की कॉस्ट होगी जो आपकी नॉर्मल थी पहले। दोनों में से लेस कर दोगे तो आपका कैपिटल गेन्स आ जाएगा। जिसको अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेरी पिछली वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 2 कैपिटल गेन्स ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए लेक्चर 3 शुरू करते हैं। हेडिंग डाल ली है मैंने कैपिटल गेन्स, उसके नीचे CA इंटर नवंबर 2023 लिख लीजिएगा, ताकि मुझे और आपको पता रहे कि मुझे कौन सा बैच पढ़ाना है और आपको कौन सा बैच क्लियर करना है। चलिए, तो आज का मेरा पहला केस है कंपल्सरी एक्विजिशन। वीडियो नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में कैपिटल गेन्स का जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेन्स तब लगता है जब आप अपनी एसेट किसी को ट्रांसफर कर रहे हो। किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, बदले में आपको कुछ पैसे मिलेंगे, आप उस पर कैपिटल गेन्स दो। अब इसका लॉजिकली समझो, ठीक है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना। अब क्या है, आपके एक बहुत बड़े खेत है, ठीक है, बहुत बड़े खेत है, ठीक है। मिर्ज़ापुर ज़िले में बहुत बड़े खेत है आपके, और आप वो मिर्ज़ापुर ज़िले के एक टाइप के मालिक हो, ठीक है। बहुत सारे खेत है ना आपके, बहुत सारे मजदूर आपके अंडर काम करते हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ पैदा हो रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है। अब मुद्दा क्या है कि आपने उस खेत के ना बीचों बीच में एक बहुत तगड़ी हवेली बना ली अपनी, ताकि आप उसमें रह सको और खेत का ना मैनेजमेंट कर सको, है ना। बीचों बीच होगा तो मतलब हर तरफ के खेत आप मैनेज कर पाओगे इजीली, ठीक है। अब क्या बोला, अचानक सरकार वाले आए और बोले हमको ना यहाँ से ना रोड निकालनी है। क्या बोला, हमको यहाँ से रोड निकालनी है, आपकी हवेली हमारे बीच में आ रही है। तो या तो ऐसा करो, ये लो 1 करोड़ रुपया, अपना घर छोड़ो और निकल लो, ठीक है। अपना घर छोड़ो और निकल लो, सरकार ने बोला। तो अब उस बंदे ने बोला नहीं भाई, हम तो नहीं लेंगे 1 करोड़ रुपए, हमें अपना घर बहुत प्यारा है, हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो सरकार ने बोला मत लो, हमको क्या, हम तो बुलडोजर चढ़ा के रहेंगे, हम तो बुलडोजर चढ़ा के रहेंगे। सरकार ने बोला कि अगर आपको मेरे से पैसे लेने हैं और अपना मकान तरीके से खाली करना है तो कर दो, अच्छी बात है। और अगर आप अपना मकान तरीके से खाली नहीं कर रहे हो तो हम तो बुलडोजर चढ़ा के रहेंगे, या तो पैसे लेके मकान खाली करो या बिना पैसे लिए मकान खाली करो, ठीक है। तो मजबूर आदमी सरकार से पैसे लेकर मकान खाली कर देता है, ठीक है। उस पैसे को जनरल शब्दों में मुआवजा बोलते हैं, मुआवजा, ठीक है। सुना होगा कहीं आपने, ठीक है। अगर आप यूपी से है तो आपने जरूर सुना होगा। तो उस बंदे ने मुआवजा लिया, यानी कि कुछ पैसा लिया जिससे वो कहीं और मकान खरीद सकता है, ठीक है, और वो वहां से निकल लिया। अब सरकार ने क्या करा, उस मकान को, उस हवेली को कंपल्सरीली एक्वायर करा है। अगर आप ध्यान से देखा जाए, ना ही जो खेत वाला जो बंदा है, ठीक है, जिसकी हवेली थी, उसने सरकार को मकान बेचा कि सर 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 मेरे से खरीद लो, सेल हुई नहीं। ट्रांसफर हुआ, पर ट्रांसफर किस टाइप का हुआ, कंपल्सरी एक्विजिशन। तो कंपल्सरी एक्विजिशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर इन विच गवर्नमेंट कंपल्सरीली अक्वायर अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल और अ बॉडी, ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है वो कंपल्सरीली अक्वायर कर लेती है प्रॉपर्टी, ठीक है, और बदले में कुछ पैसा देती है। वही पैसा उसके लिए सेल वैल्यू हो गया मकान की, यस और नो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड देना। मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया मुआवजे के तौर पर। अब सपोज आपका मकान था, आपका मकान गवर्नमेंट ने खाली कराया, गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए, तो क्या आपके लिए वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं हो गया, है ना। अब मैंने एक एग्जांपल लिया था
कि उस गवर्नमेंट ने उस बंदे को 1 करोड़ रुपए दिए, तो उसके लिए सेल वैल्यू क्या होगी मकान की, 1 CR। ठीक है, लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, कुछ गया अभी तो फिलहाल नहीं गया। ठीक है, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर जो भी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते हैं, इंडेक्स इंडेक्स को छोड़ो। ठीक है, सपोज इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मकान को बनाने का खर्चा 25 लाख रुपए था। क्या बोला मैंने, 25 लाख रुपए। और मकान की इम्प्रूवमेंट यानी कि उसने टाइल वाइल लगाई वगैरह 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 वगैरह, मरम्मत कराई, उसका अगला खर्चा 25 लाख रुपए था। तो 1 करोड़ में से 50 लाख गए, 50 लाख उसका इनकम हो गया, इस पर बंदा कैपिटल गेन्स देगा। अब इसमें बताओ किसको दिक्कत आ रही है इसमें। ठीक है, मैं आपको एक तरीके से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ऐसे आपका दिल ऐसे गदगद हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है लॉजिक जो मैंने बोला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट कंपल्सरीली acquired a property of Dinesh by providing him compensation of 30 लाख। ठीक है, 30 lakhs, 30 छोड़ो ज़्यादा बढ़ा देते, 50 कर देते, चलो 50 lakhs। ठीक है, कंपनसेशन दिए 50 लाख ऑन 1 अप्रैल 2022। दिनेश acquired the same on 15 मार्च 2014 फॉर ₹25 lakhs। He constructed one more floor in year 17-18 costing 6 lakhs। Transfer expense is 2% of sale value। क्या बोला, हरियाणा कोर्ट कंपल्सरीली acquired a property of Dinesh by providing him compensation of 50 lakh on 1 अप्रैल 2022। Dinesh acquired the same on 15 मार्च 2014 for rest 25 lakh। He constructed one more floor in year 17-18 कॉस्टिंग 6 लाख, 6 लाख का एक और फ्लोर बना लिया उसने। ट्रांसफर एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल वैल्यू। अब क्या ही मुश्किल है इसमें, क्या ही मुश्किल है इसमें। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे बच्चों, जो पैसा मिला है, जो पैसा मिला है, किसको मिला है पैसा, दिनेश भाई साहब को मिला है। कितना पैसा मिल गया, 50 लाख रुपए मिल गए, बहुत मिल गया यार। लेस ट्रांसफर एक्सपेंस, जल्दी बताओ, 2% लिखा हुआ है ना, ट्रांसफर एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल वैल्यू। सेल वैल्यू क्या है, 50 लाख, इसका 2% जल्दी बताओ, 50 लाख का 2% 1 लाख रुपए, बहुत आ गया यार। कितना बचा, 49 लाख रुपीस नेट कंसिडरेशन बची। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसमें से क्या लेस करेंगे, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बच्चे मैं इसका नोट कहीं यहाँ पे बना दूंगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या था भाई, जल्दी जल्दी बताओ। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेस होगी, देखो इंडेक्सेशन कैसे करेंगे मैं आपको याद दिलाता हूँ फटाफट से। इधर देखो, फोकस इधर होना चाहिए प्लीज,
फोकस मत भटकाना पढ़ाई करते टाइम। ये नहीं कि बाबू का मैसेज आ गया, अरे यार इंडेक्सेशन ही तो बचा है, बाद में पढ़ लूंगा। इधर देखो, ठीक है, क्या बोला मैंने, इंडेक्सेशन करनी है। अक्वायर कब करी थी प्रॉपर्टी इसने, 25 लाख की करी थी 15 मार्च 2014। ईयर कौन सा लगा, 13-14। 13-14 से उसको करंट ईयर में आना है। करंट ईयर कौन सा है, अप्रैल 22, यानी कि 22-23 का। 13-14 का इंडेक्स देखूंगा मैं क्या होता है। 13-14 का इंडेक्स है हमारा 220 और 22-23 का इंडेक्स हमारा 331। उस टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 लाख थी। आज कितनी होगी, 25 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाई 220। फटाफट से फटाफट फटाफट फट 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 3761363 3761363। काफ़ी अजीब वैल्यू हो गई। दोबारा से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आई। हाँ जी सही है, ठीक है जी। लेस 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 करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितनी आई है, ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कैसे कैलकुलेट करेंगे इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट, 6 लाख रुपए था जी, जी बिल्कुल 6 लाख था। कब था, 17-18 में। तो 17-18 के नीचे 6 लाख रुपए लिख देंगे, और सॉरी सॉरी 17-18 के नीचे उसका इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर 17-18 272 272 6 लाख रुपीस। आज का ईयर है हमारा 22-23, उसका इंडेक्स है 331, यानी कि 6 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 272। 730,147, 7,30,147। ठीक है जी। अब इसको 49 लाख में से ये दो फिगर्स माइनस कर देंगे। 3761363 माइनस 730,147, 408,490। आ गया हमारा कैपिटल गेन 408,490। बहुत ही सिंपल। अरे यार इसमें था कि कुछ क्वेश्चन में, बताओ भाई, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें लगा कि ये नहीं हो पाएगा हमसे, हमसे सीए नहीं हो पाएगी, सीए तो हो जाएगी हमसे पर टैक्स नहीं हो पाएगा। अरे मैं बैठा हूं ना यार चलो, लगा कुछ मुश्किल इसमें, ठीक है। मैं एक तुम्हें किताब का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अरे क्वेश्चन लगाते हैं ना मॉड्यूल से, ये नहीं कि मेरे भरोसे, मतलब मेरे भरोसे तुम बैठ सकते हो, ठीक है, पर ऐसा भी मत करना कि उजड़ ही जाओ चलो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन सफिशिएंट है इसके लिए। तुम्हें समझ में आ गया ना, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कंपलसरी एक्विजिशन केस में सरकार आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरीली अक्वायर कर लेती है, और उस कंपलसरीली अक्वायर करने के बदले सरकार आपको कुछ पैसा देती है, और सरकार आपको जो पैसा देगी उसमें से आप अपनी कॉस्ट माइनस कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो आपका कैपिटल गेन्स होगा, और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, बस, ठीक है। अब हमारा जो वीडियो का जो अगला टॉपिक है, जो आप थंबनेल में ज़रूर देख कर आए होंगे, ठीक है, उस पर चलते हैं। यार उस टॉपिक ना थोड़ा अजीब लगेगा, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज FVOC वर्ड, ये क्या होता है यार, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब समझ में आ गया, SDV यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब क्या हो रहा है, हमारे में टैक्स की चोरी होती थी। अब कैसे होती थी देखो हम दो केस लेते हैं, केस 1 और केस 2 लेंगे, ठीक है भी। अब केस 1 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारी 50 लाख है, ठीक है, और एक्विजिशन कॉस्ट है 5 लाख, तो कैपिटल गेन कितना होगा 45 लाख। यस और नो, यस। अगर हम इस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को बढ़ा दें
झूठा झूठा बढ़ा दें, झूठा झूठा, ठीक है, कि हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बढ़ाओ मत, हाँ 55 लाख है, ठीक है, क्या बोला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 55 लाख है, उसमें से 5 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कम करा, बचा कितना, 50 लाख रुपीज़। मतलब अब टैक्स कितने पे देना है, 50 लाख पे देना है 50 लाख पे टैक्स देना है, ठीक है। अब इसको कम कर देते हैं, ठीक है। केस 3, इसको कम कर देते हैं, 45 लाख कर देते हैं, ठीक है। उसमें से 5 लाख कम करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, अब टैक्स कितने पे देना है, 40 लाख रुपीज़ पे। तो हमको क्या दिख रहा है साफ साफ शब्दों में, अगर हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं अपने हिसाब से, क्या बोला मैंने, अपने हिसाब से चेंज करते हैं, तो हम अपने कैपिटल गेन्स के अमाउंट को चेंज कर पाएंगे। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, अगर हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने हिसाब से चेंज करते हैं तो हम अपने कैपिटल गेन्स के अमाउंट को चेंज कर पाएंगे। कैपिटल गेन्स का अमाउंट चेंज होगा तो टैक्स कम जनरेट होगा, सरकार की जेब में कम पैसा आएगा, और सरकार ये कतई नहीं चाहेगी। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा। तो सरकार ने एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट ले आई, ठीक है, सरकार ने बोला कि स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू का कॉन्सेप्ट ले आई, ठीक है। अब इस मकान की वैल्यू सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख रुपए बोल दी। क्या बोला, ये मकान अगर बिकेगा तो ये 60 लाख में बिकेगा, इससे नीचे नहीं बिकेगा। क्या बोला सरकार ने, कि ये मकान 60 लाख में बिकेगा, इससे नीचे नहीं बिकेगा। और अगर ये मकान 60 लाख में बिका, 60 लाख से नीचे बिका, तो तुम छेते जाओगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये बंदा कितने में बेच रहा था, 50 लाख में, 55 लाख में, 45 लाख में, तो ये नहीं चलेगा। इसकी एक एग्जेम्पशन है, एक्सेप्शन है, सॉरी, इसकी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अब देखो, कॉस्ट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। क्या बोला मैंने, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, सरकार ने फिक्स वैल्यू ले आई है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। समझ में आया, बताया। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला अब आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। अब ये वाली कॉस्ट उठा लेते 50 लाख रुपीज़, ठीक है। सरकार ने बोला कि अगर आपकी सेल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू जो आप दिखा रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, उसमें 10% ऐड करोगे, 50 लाख में 10% ऐड करा, 55 लाख, यही आया। सरकार ने बोला कि आपकी जो एक्चुअल सेल वैल्यू जो आप दिखाना चाह रहे थे, जो आप दिखाना चाह रहे थे, वो उसमें आपने 10% ऐड कर लिया, फिर भी उसके बाद भी ये हमारी वैल्यू तक नहीं मैच कर पा रहा। क्या बोला मैंने, जो आप सेल वैल्यू दिखाना चाह रहे थे उसमें आप चलो 10% और ऐड कर लो, ठीक है। हमने कर लिया, 50 लाख हम सेल वैल्यू दिखाना चाह रहे थे केस 1 में, 50 लाख में हमने 10% और ऐड कर लिया, कितना बना, 55 लाख। अब हमने 10% और ऐड कर लिया, फिर भी हम सेल वैल्यू इतनी दिखा ही नहीं पा रहे, 60 लाख पहुंच ही नहीं रहा, 10% ऐड करने के बाद भी 60 लाख नहीं पहुंच रहा, तो सरकार समझेगी कि आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप गलत दिखा रहे हो, जो सेल वैल्यू का अमाउंट है उसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। बेसिक सेंस से लेके चलूंगा और बेसिक से लेकर ऊपर तक उठेंगे सब में, सीए में भी और इसमें भी। अब इधर से देखना, अब मैं मिटा रहा हूं पूरा। अब मैं लूंगा नया केस। नया केस मैंने बोला कि मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख रुपीस है, सेल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू 50 लाख रुपीस है। क्या बोला सरकार ने, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल वैल्यू में से 10% और ऐड करो, क्या बनेगा आपका, 55 लाख रुपीस बनेगा। आपने सेल वैल्यू में 10% ऐड करा और आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्रॉस कर गई, 10% ऐड करा, 55 लाख बन गया। 55 लाख इज ग्रेटर देन 52 लाख,
10% ऐड करते ही अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्रॉस कर गई तो सरकार को लगेगा नहीं यार, ये ना टैक्स की चोरी नहीं कर रहा, जैसे इसने 10% ऐड करा ये हमारी वैल्यू से क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और 10% की छूट तो इस गरीब भिखारी को भी बनती है हमारी तरफ से, ठीक है। जाओ कर लो टैक्स प्लानिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख, सॉरी 60 लाख, हाँ 60 लाख ले लेते हैं, और सेल वैल्यू हमारी इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होगी, 50 लाख रुपीज़ मानी जाएगी, ठीक है। सेल वैल्यू हमारी 45 लाख, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, 45 लाख की सेल वैल्यू है, 45 लाख का 10% ऐड करेंगे इसमें, करो जल्दी करो, जल्दी बताओ कितना होगा। 49,50,000, 49,50,000। 10% ऐड करने के बाद भी हम सरकार की वैल्यू तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कि 60 लाख तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सरकार बोलेगी जरूर तुम हमको कुछ बता रहे हो, तो तुम 60 लाख की वैल्यू को ही कंसिडर करोगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आई बात समझ में? 10% ऐड करा, 49,50,000 आया, उसके बाद भी 10% ऐड करने के बाद भी तुम क्या सरकार की वैल्यू को टच कर पाए? क्या तुम सरकार की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को टच कर पाए? द आंसर इज नो। तब आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करा जाएगा। दो केसेस लिए, दोनों केसेस को नोटबुक में लिख लेना। केस नंबर 1, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख था, सेल वैल्यू 50 लाख था, 50 लाख में 10% ऐड करा, 55 लाख हो गया, ठीक है। 55 लाख हमारी सरकार की वैल्यू क्रॉस कर गया, सरकार खुश हो गई कि हाँ तुम झूठ नहीं हो, तुम झूठ नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, तुम फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, तो हम इसी को आप कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसको नहीं, इसको 10% इसको कंसिडर करोगे, ठीक है जी, इसको कंसिडर करोगे। अब सेकंड केस में क्या हुआ, 45 लाख आपने सेल वैल्यू दिखाई, 45 लाख में 10% ऐड करा, 49,50,000 हो गया। 10% ऐड करने के बाद भी आप सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप 60 लाख ही लोगे, ठीक है। और केसेस देख लें क्या, एक और देखते हैं, दो और देखेंगे एक्चुअल में। इतने केस काफ़ी है, अगर करवा दूंगा, ठीक है, बाद में अगर लगेगा तो। चलो एक और देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला था तो। अब देखो क्या है केस हमारा, क्या लूँ मैं, सेल वैल्यू 1 CR 5 लाख, 1,05,00,000 है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है हमारी 1 करोड़ ले लेते हैं, चलो उसको। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है हमारी 1,12,00,000, 1,12,00,000 लिखा हुआ है, ठीक है, 112 लाख, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है तो हमको यही कंसिडर करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि भाई सरकार की वैल्यू है, हम सरकार की आज्ञा का पालन जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी सेल वैल्यू भी दे रखी है, तो चेक कर लेते हैं कि सेल वैल्यू में हम 10% ऐड करेंगे, क्या बनेगा हमारा, 1,10,00,000। 10% ऐड करने के बाद भी तुम सरकार की वैल्यू नहीं टच कर पा रहे हो, तो इस केस में 1,12,00,000 को ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। अगर यही आपकी, ठीक है, यही केस है बस, मेन थर्ड केस खत्म, इतना इनफ है। क्वेश्चंस करते जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा और आता जाएगा। चलो चलो, ये अभी तो यूज़ नहीं होगा, ये बड़े क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ठीक है, जहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल वैल्यू, 2-3 ऐसी वैल्यू दे रखी होगी, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपको 2 दे रखा होगा, एक बिफोर 1999 वाला दे रखा होगा, एक आफ्टर 1999 वाला दे रखा होगा, फिर आपको चेक करना होगा दोनों में से कौन सा हाइयर है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी आपको चेक करनी पड़ेगी, सेल वैल्यू भी आपको खुद चेक करनी पड़ेगी, और फिर आपको खुद कैपिटल गेन्स लगाना पड़ेगा। बहुत ईजी है यार। अब क्या करेंगे, थर्ड टॉपिक करते हैं फटाफट से, और फिर क्लास का दी एंड। चल ग्रेड कर लूँ मैं। हाँ जी, थर्ड टॉपिक का नाम है पेमेंट डन बिटवीन रजिस्ट्रेशन डेट एंड
कॉन्ट्रैक्ट सॉरी रजिस्ट्रेशन डेट एंड एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, ऐसी था ना, कंफर्म कर लूँ मैं। यही टॉपिक पढ़ाना है मुझे, दूसरा टॉपिक पढ़ाना है आज। हाँ, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली है एक्चुअली इसमें, ठीक है। पेमेंट डन बिटवीन डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या मैंने बोला, इसको नॉर्मल से समझाता हूँ, ठीक है। आपने और मैंने सलाह करी कि मैं आपको ही घर बेच रहा हूँ, और सलाह कब करी, आज ही सलाह कर ली कि मैं आपको ही घर बेच रहा हूँ, ठीक है जी, मंजूर है ना, खरीदोगे ना मेरा घर, ठीक है, खरीद लिया आपने, खरीद लिया नहीं, आपने और मैंने एक एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है। अब जब आप घर खरीदने वाले हो, ठीक है, आपने मुझे बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ना 3 साल बाद मेरी SIP बाहर आ जाएगी, SIP मेरी मैच्योर हो जाएगी, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मैं 3 साल बाद घर खरीदूंगा, लेकिन आप एग्रीमेंट अब अभी बना लो। मैंने बोला ये मेरे मत्थे पे कुछ लिखा हुआ है क्या, अगर आप 3 साल बाद घर खरीदोगे तो आप कुछ पैसा दो ना मुझे एडवांस, ताकि मुझे श्योरिटी रहे कि आप 3 साल बाद घर खरीदोगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने कुछ पैसा मुझे दे दिया। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का घर था, आपने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, टोकन मनी दे दी, ठीक है। अब मुझे ना भरोसा हो गया कि आप मेरा घर 3 साल बाद खरीदोगे। अब क्या हुआ, आज की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख थी, और 3 साल बाद जब आपने एक्चुअल में घर खरीदा तब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख हो गई, तो ये अफेक्ट तो ज़रूर करने वाली है। अब आप बोलोगे कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी कंसीडर करें, ठीक है, कौन सी कंसीडर करें। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, दोबारा से बता रहा हूँ। टुडे, आज की डेट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख थी, ठीक है, 50 लाख थी घर की, और 3 years लेटर, 3 साल बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख कर दो, 70 लाख हो गई। अब हमारे पास दो सिचुएशन है कि आपने टोकन मनी दी है और टोकन मनी नहीं दी है, ठीक है। टोकन मनी कब दोगे, आज ही की डेट पर, ऑब्वियसली बात है ना, आज ही दोगे ना, एग्रीमेंट कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। ये हमारी टुडे वाली डेट है, हमारी डेट ऑफ एग्रीमेंट, हमने आज एग्रीमेंट करा, और ये वाली डेट है हमारी 3 साल बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपके नाम पर मकान रजिस्टर हो जाएगा मेरा, ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आज की डेट में 50 लाख की थी, और 3 साल बाद 70 लाख की वैल्यू हो गई। अब मुद्दा ये है कि जब हम 3 साल बाद मकान बेच रहे हैं तभी तो मुझे कैपिटल गेन्स होगा, कॉमन सेंस, तभी तुम मुझे बाकी का पैसा दोगे और मैं सरकार को उसमें से प्रॉफिट काट के सरकार को कैपिटल गेन्स दूंगा। अभी थोड़ी दे दूंगा मैं कैपिटल गेन्स का पैसा, क्योंकि अभी तो मुझे पैसा मिला ही नहीं, तो मैं टैक्स दूं कहाँ से, कॉमन सेंस। 3 साल बाद हमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी कंसिडर करनी है, क्या 70 लाख करनी है, क्या 50 लाख करनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे टोकन मनी रिसीव हुई है, अगर मुझे टोकन मनी रिसीव हो गई, ठीक है, तो हम आज ही की कर लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और अगर टोकन मनी रिसीव नहीं हुई, अब तुम खुद सोचो, मैंने क्या बोला था कि स्टैम्प फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को अगर आप इधर से उधर करोगे तो आपका टैक्स का मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो सरकार इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए आप पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगा रही है, कॉमन सेंस। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपने जेन्युइन बायर हो, और सोचो आज ही डेट है 3 साल बाद वाली डेट आज आ गई है, आज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि चलो आओ हम दोनों रजिस्ट्रार के ऑफिस में चलते हैं और मैं आपको अपना मकान ट्रांसफ़र कर देता हूँ लीगली, ठीक है। तो आज वो वाली डेट आ चुकी है, तो मैं बोलूँगा देखो सरकार, हमारा ना 3 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था, और इस बंदे ने मुझे बोला था कि मुझसे मकान खरीदेगा, पर तो सरकार बोलेगी क्या इस बंदे ने आपको कोई टोकन मनी दी थी, मैं बोलूँगा जी नहीं, मुझे कोई टोकन मनी नहीं मिली है, और अगर मुझे कोई टोकन मनी नहीं मिली
तो क्या प्रूफ है कि 3 साल पहले हमारा एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट तो फर्जी भी हो सकता है, एग्रीमेंट तो फर्जी भी हो सकता है। क्या प्रूफ है कि 3 साल पहले हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ था? अगर 3 साल पहले मेरे बैंक अकाउंट में टोकन मनी आई होगी तो मैं सरकार को दिखा सकता हूँ कि सरकार मुझे टोकन मनी मिली थी, ये रही मेरी पासबुक की कॉपी, ये देखो 3 साल पहले की एंट्री चढ़ी हुई है, इसने पैसे डेबिट करे और मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो इस केस में हमको टोकन मनी नहीं मिली। तो जब टोकन मनी नहीं मिली तो मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था 3 साल पहले, और जब 3 साल पहले हुआ ही नहीं कोई एग्रीमेंट तो तुम आज की डेट कंसिडर करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। लॉजिक को समझ रहे हो मेरी बात? देखो रटना मत प्लीज, लॉजिक समझना। क्या बोला मैंने? अगर कोई टोकन मनी नहीं मिली तो सरकार सोचेगी कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। एग्रीमेंट हुआ होता तो कोई बंदा पागल थोड़ी जो 3 साल अपने मकान को लेकर बैठा रहा कि 3 साल बाद आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे और मेरा मकान खरीद के जाएंगे लॉजिकली। ठीक है, सरकार सोचेगी कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। ठीक है, जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ 3 साल पहले तो ये जो ट्रांसफ़र है वो फ्रेश ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो ये 70 लाख रुपए ही कंसिडर करी जाएंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए। ठीक है जी। इस पर हम क्वेश्चंस कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर आपने वीडियो देखी और अच्छी लगी तो नीचे कमेंट डाउन भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।